हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन आईक्यू अड्डा। और एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं। इस बार हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और सीरीज़ गांधी जी के ऊपर है। आप तो सब जानते हैं कि एक महान जननायक, एक महान आंदोलनकारी और हमारे देश के राष्ट्रपिता। और यूपीएससी, पीसीएस, आरओ को अगर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में से महात्मा गांधी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और बहुत सारे बच्चे महात्मा गांधी के बारे में इतना सब कुछ जानते भी नहीं हैं। फ़िलहाल आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इन्होंने पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हुआ ये कि एज़ वी ऑल नो कि 1914 की बात हम सभी लोग जानते हैं। 1914 में क्या हुआ? 1914 में विश्व युद्ध चालू हुआ, ठीक है। विश्व युद्ध चालू हुआ, वो भी कौन सा? फर्स्ट, ठीक है। ये 1914 से लेकर के 1919 तक चलता रहा और 1914 की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1914 के समय पर जो गांधी जी थे, वो गांधी जी, ठीक है, गांधी जी कहाँ पर थे? गांधी जी अफ्रीका में होते, ठीक है। अफ्रीका में जो नस्लीय भेद दिखाते थे, जो हमारे अंग्रेज या फिर कह सकते हैं जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वाले लोग थे, वो सभी लोग अफ्रीका के लोगों को नस्लीय टिप्पणी करते थे कि तुम बहुत तुम्हारा रंग बहुत डाउन है, इस तरीके की बातें किया करते थे, ठीक है। गांधी जी 1914 में वहाँ पर एक आंदोलन, 1914 से के पहले ही वहाँ पर एक आंदोलन करते हैं और सफलतापूर्वक उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। होता ये है कि इसके बाद गांधी जी आते हैं अपने घर वापस लौट करके इंडिया, ठीक है। इंडिया में आराम से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो एक प्रवक्ता यानी एक प्रबुद्ध प्रवक्ता यानी कि एक वकील भी हुआ करते थे, ठीक है। तो हुआ ये कि 1917 में, अप्रैल 1917 में एक ज़िला है चंपारण, ठीक है। चंपारण ज़िले जो कि बिहार में है, आज के बिहार में है। यहाँ पर एक जगह थी, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक जगह थी मोतीहार। कौन सी? मोतीहार, ठीक है। मोतीहार नाम की एक जगह थी। इस मोतीहार जगह पर एक व्यक्ति थे, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति थे और उस व्यक्ति ने क्या हुआ, पहली बार महात्मा गांधी से मिलने का सोचा या मिलने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी थी यहाँ पर चंपारण ज़िले में। अच्छा, ऐतिहासिक महत्व अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक महत्व, भारत में महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी कि अगर कोई भी काम जो अंग्रेज़ बता रहे हैं, ठीक है, उस काम का विरोध करना, लेकिन शांति के साथ उस काम का विरोध करना, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक्चुअली में वो व्यक्ति जो था वो यहाँ आखिर क्यों आया? तो यहाँ वो इसलिए आया क्योंकि जो यूरोपीय बागान मालिक थे, वो किसानों पर जबरन 3 कठिया प्रणाली को और उनका आर्थिक शोषण, 3 कठिया प्रणाली क्या होती है, इसका आर्थिक शोषण करते थे और 3 कठिया प्रणाली को लागू करते थे। तो ऐसा होता था कि 3 कठिया प्रणाली, जैसे कि खेत है, ठीक है। अब ये खेत मान लेते हैं कि हमारा कितना है, 1 बीघा है। कितना है? 1 बीघा। 1 बीघा में हम सभी लोग जानते हैं आज की प्रणाली के हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करें, तो इस तरीके से अगर हम डिवाइड करें तो इसमें 20 हिस्से जब हम लगा देंगे, यानी 20 हिस्से लगा देंगे, 20, इसको हम लोग बिस्वा कहते हैं, ठीक है। तो 20 बिस्वा मिला करके, जैसे ये 1 बिस्वा है, ये 2 बिस्वा है, तो इस तरीके से 20 हिस्से जब बिस्वा के मिला देंगे तब बनता है 1 बीघा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3/20 यानी कि 3/20 पर आपको नील की खेती, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नील की खेती करना आपको कंपलसरी कर दिया कि आपको 3 हिस्सों पर, मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना देता हूँ, ठीक है, इसको कलर कर देता हूँ। तो इस पूरे खेत में 3 जगह पर आपको नील की खेती करनी होगी। इसी को ही 3 कठिया प्रणाली कहते हैं, ठीक है। 3 कठिया प्रणाली पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है।
यहाँ पे लिखा है 3 कठिया नियम क्या था, प्रत्येक किसान को अपनी कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग यानी प्रत्येक बीघे में 3 कट्ठा पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम यूरोप की तरफ चले तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ी चीज़ जर्मनी के लोगों ने एक डाई बना ली जो कि केमिकल्स की थी, और ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करती थी जो नेचुरल नील कलर के लिए यूज़ होती है। फाइन। तो 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में कृत्रिम रासायनिक रंगों का आविष्कार हुआ, जिससे वैश्विक बाजार में प्राकृतिक नील की मांग समाप्त हो गई। अच्छा, हुआ क्या, हमको मालूम है प्राकृतिक नील में टाइम भी लगता है, मान लेते हैं कि 6 मंथ लगते हैं, ठीक है, 6 मंथ लगते हैं, और 6 मंथ तक जब तक ये फसल हो नहीं जाएगी तब तक मार्केट में नील भी नहीं आसानी से आ पाएगी। अगर आती भी है तो उसका रेट कुछ हाई होगा, और 6 मंथ के बाद भी क्या पता कि कैसी फसल हो, फसल ख़राब भी हो सकती है। तो इस तरीके से प्राकृतिक जो नील थी वो थोड़ी महंगी पड़ती थी, यानी कि जो प्राकृतिक नील थी वो महंगी भी पड़ा करती थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, जर्मन रासायनिक डाई जब इसका आविष्कार हो गया तो वैश्विक बाज़ार में प्राकृतिक नील जो कि नेचुरल तरीके से यूज़ की जाती थी, उसका यूज़ बहुत कम होने लगा, या हम कह सकते हैं इतना यूज़ कम हो गया कि उसे हम उसका एंड मान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या, अवैध कर, तावान और अबवाब। नील से नुकसान होने पर बागान मालिकों ने किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के बदले बारी, अर्जाना, तावान और गैर कानूनी उपकर अबवाब वसूलना शुरू कर दिया था। अब थोड़ा इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके। तावान की बात कर ली जाए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। तावान क्या होता है, और ये बहुत बार पीसीएस में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आरओ के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि तावान आखिर क्या होता है। तो देखिए भाई, ऐसा है, अगर हम इस जगह पे ध्यान दें तो आप देखिएगा, बागान मालिकों ने किसानों को अनुबंध से मुक्त करने। तो भाई ऐसा होता था कि जैसे ये खेत है और इस खेत का एक मालिक है, एक किसान। ठीक है, ये क्या करता था, ये ब्रिटिशर्स आते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इस किसान से कहा कि तुम इसमें खेती करोगे, किसकी, इंडिगो यानी कि नील की। ठीक है, और इतनी तो तुम्हें करनी है, यानी 3 हिस्से तो इसके करनी है। अच्छा, इसके बाद में इससे एक बॉन्ड करवा लिया। बॉन्ड ये करवाया कि भाई तुम्हें, हमें जो इंडिगो है वो, यानी कि जो नील है वो तुम्हें हमें प्रोवाइड करनी है। ये इतना आप बिल्कुल समझ करके चलिए कि इन्हें एक बॉन्ड करा दिया गया किसान को ब्रिटिशर्स के साथ में कि भाई देखो, तुम्हें हमें नील प्रोवाइड करनी है। लेकिन हो क्या रहा था, नील जो थी वो मार्केट में बिक नहीं रही थी, यानी कि जो नेचुरल थी, यानी जो प्राकृतिक थी, वो मार्केट में बिक नहीं रही थी। मार्केट में जब नहीं बिक रही है तो इसका अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, और अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करेगा, यानी जो आपका किसान है वो क्या करेगा, किसान ये करेगा कि जब इसको नील का प्राइस नहीं मिलेगा तो अगली बार के खेत में आखिर इसकी खेती, यानी इसके बीज आखिर यहाँ पर कैसे लगाएगा। ठीक है, दूसरा बहुत सारे और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो क्या हुआ, इस ब्रिटिशर्स ने क्या करा, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास क्या आ गई है, सिंथेटिक, यानी कि सिंथेटिक हमारे पास इंडिगो आ गई है, कृत्रिम आ चुकी है। तो अब एक काम करते हैं, हम तुम्हारे साथ ये बॉन्ड तोड़ देते हैं, जिससे कि तुमको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें नील को उगाना नहीं पड़ेगा। किसान ने पूछा ब्रिटिशर से, इसका फ़ायदा तो मुझे होगा लेकिन मुझे क्या करना होगा। तो इन्होंने कहा भाई देखो, अगर ये बॉन्ड को हटाना चाहते हो ना तो एक अच्छी खासी रकम, ठीक है, तुमको इस ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेगी और तुम्हारा बॉन्ड ये यहाँ से कट कर दिया जाएगा। ठीक है, आखिर ये रकम वो कहाँ से लाए, उसके पास तो रकम है ही नहीं। रकम ना होने की स्थिति में होना क्या पड़ता था, जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो ब्रिटिशर्स किसान को परेशान करते थे और ज़बरदस्ती करते थे कि तुम्हें अब नील करनी ही करनी है, चाहे तुम्हें इसका प्राइस मिले चाहे ना मिले। इस तरीके की पोजीशंस को या इस तरीके की प्रणाली को हम तावान कहते हैं। ठीक है, और एक होता है उपकर। उपकर क्या होता है भाई, टैक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, टैक्स होता है। अब थोड़ा सा इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो टैक्स है, ठीक है, वो उसका नाम है अबवाब।
ठीक है, क्या नाम है, अबवाब। ओके, ये टैक्स भी तुमको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, ये टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फाइन, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आना चालू हुई। प्रॉब्लम ये आना चालू हुई कि नील की जो गहरी जड़ है वो खेत की उर्वरता नष्ट हो जाती थी, जिससे किसान खाद्यान्न फसलें उगाने में असमर्थ हो रहे थे। भाई जैसे देखो, जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, तो जब नील का पौधा इस पर लगाया जाएगा ना, तो नील का पौधे की जो जड़ होती है ना वो बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी, ठीक है, इस तरीके की। और जो नॉर्मल पेड़ या नॉर्मल फसल होती है ना, इसकी जो होती है बड़ी नॉर्मल सी जड़ होती है, यानी इसकी जो रूट होती है बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, और इसकी जो रूट बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से जब ये फसल यहाँ से कट करी जाती थी, जब ये फसल यहाँ से कट करी जाती थी तो ये जड़ इसके अंदर रह जाती थी। और इसके अंदर रह जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम कोई दूसरा पेड़, इस जगह पर कोई दूसरा पेड़ अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, ये वाली जड़ इस पेड़ को बढ़ने नहीं देगी, जिसकी वजह से क्या होगी, खेत जो होगा ना, जो खेत होगा वो कैसा हो जाएगा, खेत में उर्वरकता घट जाएगी, उर्वरकता, ठीक है, क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी, ठीक है, उर्वरकता की कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। अच्छा, घटनाक्रम क्या हुआ, घटनाक्रम ये हुआ कि एक वहीं का स्थानीय व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल, अच्छा 1915 में ये भारत में आ गए थे, हम सभी को पता है, ठीक है। 1960 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन मैंने आपको बार बार बताया है कि 1885 में पहली बार कांग्रेस बनी, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। ये कांग्रेस क्या करती थी, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में अलग अलग जगह पर क्या करा करती थी, अधिवेशन करा करती थी, ठीक है। तो 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी। तो 1916 में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, यानी कि जो कांग्रेस इस बार जो मीटिंग कर रही थी वो लखनऊ के अंतर्गत कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है ना, राजकुमार शुक्ल, ये राजकुमार शुक्ल बिहार से आया, और बिहार से आने के बाद में गांधी जी से मुलाकात की और केवल उनको न्योता दिया, आमंत्रण दिया कि गांधी जी एक बार आप जो है मोतीहार चंपारण ज़िले के एरिया पर आकर के एक बार किसानों की स्थिति को देख लें, इसने निवेदन किया। अच्छा, गांधी जी ने इसका जो निवेदन है उसे स्वीकार लिया। उन्होंने बोला जब मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। उसके जस्ट एक साल बाद अगर आप देखें तो 1960 में ये चीज़ हुई, और जस्ट एक साल बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी पहुँचे। अच्छा, अंग्रेज़ों को यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई, आप जानते हो अंग्रेज, ठीक है, ये अंग्रेज कहाँ पर भी हैं, ये अंग्रेज अफ्रीका में भी हैं, ठीक है। अफ्रीका में ऑलरेडी ये एक सत्याग्रह करके आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो अंग्रेज़ों को खतरा महसूस हो गया कि गांधी जी एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, एक प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, और ये अपनी बातों को अहिंसा के द्वारा मनवा लेते हैं। अच्छा, अंग्रेज़ों ने क्या करा, अंग्रेज़ों ने धारा 144 का उल्लंघन कर दिया, धारा 144 लगा दी कि कोई भी व्यक्ति जो बाहरी है या कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी तरीके का अधिवेशन या मीटिंग्स नहीं कर सकता है। गांधी जी को तुरंत जिला छोड़ने के सरकारी आदेश जारी किए गए कि अगर आप इस तरीके काम करेंगे तो आपको जिले को छोड़ना पड़ेगा। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यह भारत की धरती पर सविनय अवज्ञा का सीधा पहला प्रयोग था। अवज्ञा मतलब ना मानना, और सविनय मतलब अहिंसा के तौर पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। प्रमुख सहयोगी नेता कौन थे, तो इनको भी समझ लेते हैं। गांधी के साथ किसानों के बयान दर्ज करने और आंदोलनों का संचालन करने वाले मुख्य सहयोगी कौन थे, तो मुख्य सहयोगी कौन थे भाई, मुख्य सहयोगी कौन थे, इधर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इनके साथ साथ कौन गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे। राजकुमार शुक्ल तो आप जानते हो ये बिहार के चंपारण के ही थे। JB कृपलानी गए थे, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा गए थे, ये बिहार के प्रमुख नेता ही थे, और ये लखनऊ अधिवेशन में भी थे, मतलब अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में जाया आया करते थे। अच्छा, बृज किशोर प्रसाद जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनसे ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। ये एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता यानी बहुत बड़े वकील और साथ में एक अच्छे लीडर थे, ठीक है। गांधी जी के कुछ दोस्त यानी कि सहयोगी भी थे, मजहरूल हक और महादेव देसाई।
ठीक है, इनकी बात ध्यान रखिएगा। और इसमें से ये 2 नाम 4 नाम जरूर याद रखिएगा, एक राजकुमार शुक्ल याद रखिएगा, एक नारायण सिन्हा रखिएगा, और साथ में ब्रिज किशोर और JB कृपलानी को याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रशांत तो याद हो जाता है, ठीक है। परिणाम एवं समाधान क्या हुआ? जब इतना सब कुछ होने लगा तो गांधी जी को देखते हुए अंग्रेज़ों ने एक चंपारण की जांच समिति बनाई, एक टीम बनाई, और बोला कि भाई देखो चंपारण जांच समिति बन रही है, गांधी जी आप खुश हो ना। मैं गांधी जी को बोला और बोला कि भाई देखिए अब आप खुश रहिए, हम आपको भी इस समिति में शामिल करते हैं, ठीक है। गांधी जी को भी इस समिति में शामिल किया गया। गांधी जी को शामिल किया गया तो ये जो समिति थी, ये जो एक तरीके की जांच बैठा ली गई थी, ठीक है, ये जांच 2 साल तक चली, ध्यान दीजिएगा, 2 साल तक चली, ठीक है। 2 साल बाद इस जांच समिति की एक रिपोर्ट आई, और जांच समिति की रिपोर्ट आई तो चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के अंतर्गत 3 कठिया प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, और वाकई में ये चीज़ दोषी पाए गए। अच्छा, दोषी पाए गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टैक्स लिया था उस टैक्स का 25%, अगर उन्होंने 100 रुपीज़ लिए थे ना, तो 100 रुपीज़ में से उनको 25 रुपीज़ आपको यानी किसानों को लौटाने ही लौटाने थे, ठीक है। ऐतिहासिक क्या प्रयोग पड़ा, ये आपके मेंस से पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो जन आंदोलन का उदय हो गया, ठीक है। जन आंदोलन का उदय मतलब उस समय जो प्रबुद्ध वर्ग था, यानी कि जो पढ़ा लिखा वर्ग था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रबुद्ध वर्ग यानी कि जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो सीधे सीधे ग्रामीणों से जुड़ा। एक तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि गांधी जी प्रबुद्ध वर्ग के थे और प्रबुद्ध वर्ग के उनके फ्रेंड्स भी थे, ठीक है। तो ग्रामीण से आकर के उन्होंने सीधे बातचीत करी, जिससे कि जो ग्रामीण किसान था, ठीक है, जो ग्रामीण किसान था या फिर जो ग्रामीण जनता थी, वो सीधे सीधे प्रबुद्ध वर्ग के साथ जुड़ सकी और अपनी बातों को बता सके, ठीक है। गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में सभी ने अफ्रीका के बारे में सुना था, लेकिन जब भारत में इसका पहला सफल परीक्षण हुआ, जब चंपारण किसान अधिनियम आया 1918, और जो 3 कठिया प्रणाली है जब उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया, तो ये पहला बार देखा गया कि गांधी जी अफ्रीका में अगर जो काम कर सकते हैं तो वो इंडिया में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर आए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके इस सफल अभियान को देख करके इन्हें महात्मा की उपाधि दी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने फर्स्ट टाइम इन्हें महात्मा कह करके पुकारा, ठीक है। अब आपके लिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ, और क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के चंपारण के किसानों की दुर्गति या दुर्दशा से अवगत कराने के लिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आमंत्रित किया था? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, नारायण सिन्हा या